हमारे पास कलर इमेजेस होते हैं। अब कलर इमेजेस में पिक्सेल्स क्या, ये वाला इमेजेस का एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी वही बात है कि आपके जो कलर्स हैं वो एक पिक्सेलेटेड फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, मतलब सेपरेट ग्रुप्स में नजर आ रहे हैं। ईच ऑफ दैट सेल्स रिप्रेजेंट अ सेपरेट कलर, ठीक है ना। अच्छा, ये सारे कलर्स में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी आर की वैल्यू, इसकी जी की वैल्यू, इसकी बी की वैल्यू। तो हमारी जो इंटेंसिटीज होती हैं वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ओवर देयर आपको, आपके पास जहाँ पे एक 2D मैट्रिक्स है, यहाँ पे आपके पास एक 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है ना। अच्छा, इसकी फॉर्म कुछ इस किस्म की होती है, ठीक है। आपका जो एक ये सारे जितने कलर्स हैं, इसमें बेसिकली एक आपके पास रेड रीजन है, एक ग्रीन रीजन है, एक ब्लू रीजन है, और इन रीजन्स के इंटेंसिटीज को जब आप कंबाइन करते हैं, इनको ऐड करते हैं आपस में, तो आपको ये वाले कलर्स नजर आएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ कलर्स आर एट द फंडामेंटल लेवल, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स के बारे में कुछ बात करते हैं। तो ये सिंपल वही हम लोग की जितनी इमेज प्रोसेसिंग का काम है, वो फ़िल्टरिंग का होता है, ठीक है? या फिर आपकी एनहांसमेंट का होता है या सेगमेंटेशन का होता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे इमेज देखें, फ़िल्टरिंग करने के बाद इसमें खाली सिर्फ़ रेड कलर बचेगा, बाकी सारा जो आपका इमेज होगा, वो ब्लर हो जाएगा या बहुत ही उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है ना? और यहाँ पे सेगमेंटेशन की हम बात करें तो हम लोग बैकग्राउंड को ऑब्जेक्ट से सेगमेंट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हम लोग बता सकते हैं कि हमारा ये वाला जितना कलर का रीजन है ना, दिस रिप्रेजेंट्स द बैकग्राउंड और द स्काई, और उसके अलावा जितना सारा रीजन है वो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग सेगमेंटेशन के बाद ये चीज़ अकॉम्प्लिश करेंगे। एनहांसमेंट का मतलब है किसी भी इमेज को जो है आपने इतना एनहांस किया, जैसे यहाँ पे आप किसी चीज़ को हाइड कर सकते हैं, उसको ब्लर कर सकते हैं, उसको शार्पन कर सकते हैं, उसकी नॉइज़ रिमूव कर सकते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर एनहांसमेंट, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा-सा, ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जब ये कंप्यूटर विज़न के बुक्स हैं, इसमें आपको हर जगह मिलेगा, बल्कि इसके आपको अक्सर असाइनमेंट मिलता है, रीडिंग असाइनमेंट मिलता है कि आप ये पूरा रिसर्च पेपर पढ़कर आएँ 3 लेवल पैराडिग्म के ऊपर। तो ये एक्चुअली डेविड मार वाज़ अ ग्रेट रिसर्चर हू मेड अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर विज़न। उन्होंने ये 3 लेवल पैराडिग्म जो है डेवलप किया था। तो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग डेवलप करते हैं। हम लोग का जो पूरा सिस्टम होता है कंप्यूटर विज़न का, वो एक्चुअली 3 लेवल्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी कंप्यूटेशनल थ्योरी, रिप्रेजेंटेशन एंड एल्गोरिथम एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हमारी जो कंप्यूटेशनल थ्योरी होती है, वो हम उसमें हम लोग बात करते हैं कि आपका जो आपके कोई भी डिवाइस है, आपका जो डिजिटल इमेज सेंसर है, इसको क्या काम करना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास जब तक इनपुट नहीं आएगा, तब तक आप उसके ऊपर कोई ना कोई एल्गोरिथम आप नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। तो इसीलिए आपका जो कंप्यूटेशनल थ्योरी होती है, उसकी बेसिस पे आप ये सारा आपका जितना डेटा आ रहा होता है, वो हमारे पास इमेज है, ठीक है ना। इमेज पूरे किस फॉर्म में आएगी, आपके पास एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में आती है, डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में आती है। हम लोग डिजिटल इमेज के प्रोसेसिंग की बात करें तो डिजिटल फॉर्म में आएगी। अच्छा, उसके बाद फिर डिजिटल इमेज में हमारे पास वोल्टेज लेवल्स होते हैं। उन वोल्टेज लेवल्स को फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सो दैट ऑल कम्स अंडर कंप्यूटेशनल थ्योरी, ठीक है ना। अच्छा, फिर आपका जो आपने जब इमेज अपना एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके ऊपर आप कोई ना कोई एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आपको ये वाला जो पूरा पार्ट होता है, ये बताता है कि आपको कंपटीशन किस तरीके से कैरी आउट करनी है। कोई वाला पूरा कोड होता है कि अगर आपकी, मैंने जैसे आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि पिछले उसमें, कि अगर आपके जो इंटेंसिटी लेवल्स हैं वो 200 से कम और 100 से ज्यादा हैं, तो ये वाली जो पूरी, ये बहुत ही सिंपलिस्टिक एल्गोरिदम जो आपने इम्प्लीमेंट करना है, ये आपका इस लेवल पे आएगा, ये सेकंड लेवल पे। और थर्ड लेवल पे फिर हमारा फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ एल्गोरिदम हो जाता है। हम पे पूरे प्रोग्राम्स, आपका हार्डवेयर, सब चीजें इसमें आ जाती हैं कि आपके सेंसर्स में अगर सपोज ये इस तरीके से आपने सेगमेंटेशन करनी है और इस वाले रीजन को आपने आइडेंटिफाई करना है। सपोज आपने अगर एक हमने वो इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन सिस्टम करें, तो वो एक लेजर यहाँ पे ऐसी जगह पे एमिट करते हैं या फिर उस जगह स्टैंप लगा देते हैं जहाँ पे जो है डिफेक्ट आइडेंटिफाई होते हैं। तो वो यहाँ पे आपको जो है ना अपने अपने हार्डवेयर को इस तरीके से प्रोग्राम करना है कि वो वहाँ पे स्टैंप लगा दे, या फिर उसको, उस ऑब्जेक्ट को जो है आप कोई बजर बजा दे कि दिस इज द डिफेक्टेड ऑब्जेक्ट, या कुछ इस टाइप का। तो दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग का एक पैराडिग्म होता है 3 आवर्स पैराडिग्म। तो हमारे कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, उसको अगर बहुत ही सिंपलिस्टिक फॉर्म में अंडरस्टैंड करना चाहें, तो उनके 3 टास्क्स होते हैं, ठीक है ना। और जितना भी उनका कंप्यूटर विजन की फील्ड में काम होता है, वो कोई ना कोई इन 3 कैटेगरीज में जो है फॉल करता है, या फिर इन कैटेगरीज की इंटरलिंकिंग के ज़रिए से, ठीक है ना। तो आपका कोई भी कंप्यूटर विजन का काम होगा, वो इन कैटेगरीज में फॉल करेगा, या फिर इन कैटेगरीज के आपस में इंटरलिंक होने या इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कोई उनके इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में जो है फॉल करेगा।
ठीक है ना? तो यहाँ पे आपकी रिकॉग्निशन होती है, ठीक है? मेन काम भी हमारे कंप्यूटर विज़न का यही होता है कि आपके पास इमेजेस आ रहे हैं तो उनको रिकॉग्नाइज़ करे कि व्हाट डज़ इट एक्चुअली मीन? व्हाट इज़ दिस ऑब्जेक्ट व्हिच आई एम सीइंग या व्हाट इज़ दिस इमेज दैट आई एम सीइंग? ठीक है? उसके बाद में रिकंस्ट्रक्शन। आपने जो है ना सपोज़ एक कोई 3D मॉडल डेवलप करना है या आपने आपने इमेज दे दिया, आप कह रहे हैं कि आपको जो है ना मॉडल एक्सट्रैक्ट करके दे या आपने मेज़रमेंट्स दे दी हैं, आप कह रहे हैं जैसे हम सॉलिड वर्क्स में करते हैं, तो ये सारा ऑटोकैड में करते हैं, सॉलिड वर्क्स में करते हैं, सो दैट ऑल कम्स अंडर रिकंस्ट्रक्शन। वहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन, ये सेगमेंटेशन वाला काम जैसे मैंने आपको बताया था पिक्सेल्स की ग्रुपिंग और जो है उनकी उनके ऊपर जितनी इफेक्ट्स वगैरह हम लोग लगाते हैं, सो दैट विल कम्स अंडर रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? अच्छा फिर हम लोग जो है 3 लेवल्स ऑफ कंप्यूटर विज़न। अब ज़ाहिर-सी बात है कंप्यूटर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमेजेस ऑन अ होल। अब जैसे अगर मैं अपने सामने कोई एक चेयर देखती हूँ, ठीक है ना? तो मैं खाली देख के अंडरस्टैंड कर सकती हूँ दिस दिस ऑब्जेक्ट इज़ अ चेयर। लेकिन कंप्यूटर फंडामेंटली पिक्सेल्स के लेवल पे काम करता है। तो उन पिक्सेल्स के ज़रिए हम लोग कैसे पूरे एक ऑब्जेक्ट रिकग्निशन तक चले जाते हैं। उसके 3 लेवल्स होते हैं। हमारे पास लो लेवल विजन होता है सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद फिर हमारा मिड लेवल विजन होता है और फिर लास्ट में आता है हमारा हाई लेवल विजन, ठीक है ना? लो लेवल विजन में हमारी इमेज प्रोसेसिंग आ जाती है, फीचर डिटेक्शन आ जाती है, इमेज मैचिंग आ जाती है, बैकग्राउंड सेपरेशन आ जाती है, अर्ली सेगमेंटेशन आ जाती है। इसके मैं अभी ये एग्जांपल्स दूँगी। सो दीज़ आर ऑल लो लेवल विजन टास्क। और मिड लेवल विजन में आप देख सकते हैं कि हमारे हम लोग फिर टेक्सचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग सर्फेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग लाइटिंग और डेप्थ के जो है ना ऊपर उसको एनालाइज़ करते हैं, हम लोग प्रॉपर्ली एलिमेंट्स को सेगमेंट करते हैं, मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं और हाई लेवल में आपके पास पूरे मतलब इन सब लो लेवल और मिड लेवल विजन के बेसिस पे आप रिकॉग्नाइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, उनको आइडेंटिफाई करते हैं या फिर आप उनके ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने के बेसिस पे या किसी और चीज के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं कि इसमें ये पैटर्न है, ठीक है ना? ये इमेजेस ये वाला पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आपके पास जो है ना इस वाली इमेज में आपके इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने जो है ना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, सो दैट ऑल कम्स अंडर हाई लेवल विजन, ठीक है ना? अच्छा अब लो लेवल विजन इज कंसंट्रेटेड इन डिस्कवरिंग what information about the world can be initially extracted from the image। मतलब हमारे वही पिक्सेल्स लेवल पे हम लोग काम कर रहे होते हैं और हम लोग पिक्सेल्स लेवल पे हम लोग जो है ना देखते हैं कि हमारे इसमें एजेस कितने हैं, इसमें कॉर्नर्स कितने हैं, हम लोग इसमें फ़िल्टरिंग वगैरह करके हम लोग एनालाइज़ करते हैं कि इसमें कितने पार्ट्स हैं इस इमेज में। ठीक है, इसमें बैकग्राउंड है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई और नॉइज़ है या नहीं। तो हम लोग जो है ये सारी चीज़ें एनालाइज़ कर रहे होते हैं लो लेवल विज़न पे। ठीक है? अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग मिड लेवल पे विज़न पे आए थे। मिड लेवल विज़न इज़ वेयर थिंग्स स्टार्ट टू कम टुगेदर एट्रिब्यूटिंग मीनिंग। अब हम लोगों ने खाली लो लेवल पे हम लोगों ने आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपकी इंटेंसिटी सपोज़ 200 से ज़्यादा हो रही है और एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपकी इंटेंसिटी बहुत ही लो हो रही है। तो आपने मिड लेवल विज़न पे आपने इसको आइडेंटिफ़ाई किया कि ये आपका बैकग्राउंड रीजन है और ये आपका मेन ऑब्जेक्ट रीजन है। ठीक है ना? तो आपने एक मीनिंग एसोसिएट कर दी उन लो लेवल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है ना? तो हमारे पास 2 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं मिड लेवल विज़न के। एक तो हम लोग सीन की ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, शेप्स आइडेंटिफाई करते हैं और आप इसमें पैटर्न्स वगैरह वही जैसे मैंने आपको बताई थी टेक्सचर्स, लाइटिंग और ये सब चीज़ें हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और फिर हम लोग जो है ऑब्जेक्ट का मोशन अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है ना? उसके बाद फिर हम लोग हाई लेवल विजन पे आए थे। हाई लेवल विजन टास्क आर एल्गोरिदम्स व्हिच मेक सेंस ऑफ द विजुअल कंटेंट। आपने जो जो भी विजन आपका मतलब जो इमेज है आपका, उसके बेसिस के ऊपर आप सेंस क्या डेवलप करना है आपको। आपने अगर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तब आपको करना क्या चाहिए? व्हाट मतलब एक इंटरप्रेट किस तरीके से करेगा कंप्यूटर इस डेटा को, ठीक है ना? आपने ये बता दिया कि आपका ऑब्जेक्ट या आपका बैकग्राउंड ये है, लेकिन आप जो है ना इसको मतलब कंप्यूटर के लिए इसके क्या मीनिंग है, बैकग्राउंड की क्या मीनिंग है, आपके जो है ऑब्जेक्ट की क्या मीनिंग है, ये सारी हाई लेवल विजन पे आ जाती है, ठीक है ना? और फिर द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाई लेवल विजन इज टू इन्फर सिमेंटिक्स फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट रिकग्निशन एंड सीन अंडरस्टैंडिंग। तो आपकी ये सारी चीजें रिकग्निशन हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, ये सारी हाई लेवल के अंदर फॉल करती है। अच्छा, फिर हम लोग अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये छोटी-सी इमेज ली है, इसका एक छोटे से कुछ पिक्सेल्स का रीजन है, ये स्मॉल रीजन है इमेज का। उसमें अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 डिफरेंट कलर्स हैं। अब यहाँ पे आपकी इमेज की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने बस देखा कि यहाँ पे पिक्सेल्स की इंटेंसिटीज़ कुछ इस रेंज में है और यहाँ पे पिक्सेल्स की इंटेंसिटीज़ कुछ इस रेंज में है। तो दिस मीन्स यहाँ पे आपने अर्ली सेगमेंटेशन कर ली। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो है ना कह रहे हैं कि ये वाला सारा रीजन मुझे हटाना है, तो यहाँ पे आप लो लेवल टेक्निक्स इस्तेमाल करके यहाँ पे फ़िल्टर लगाएँगे कि ये वाला सारा कलर आपका नल हो जाए और आपका ये वाला कलर ब्लैक हो जाए पूरा, ठीक है ना? तो ये लो लेवल टेक्निक हो जाएगी। इस तरह से आपके जो जितना भी पूरा इमेज होगा उसकी सारी ऐसे ग्रुप्स के अंदर आप ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? मिड लेवल विज़न। अब आपने थोड़ा-सा आइडेंटिफ़ाई करना शुरू किया कि आपका ये सारा बैकग्राउंड है और ऑब्वियसली ये वाला जो रीजन है ना आपका, ये कोई ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, ठीक है? अब हाई लेवल विज़न में अब इस तरीके से आपने सारे बैकग्राउंड को सेपरेट कर दिया, आपने ऑब्जेक्ट को जो है ना सेपरेट सेगमेंट करना शुरू कर दिया, तो अब आपके पास पूरा एक ओवरऑल सेगमेंटेशन होने के बाद आपको एक पूरा इमेज के अंदर मतलब आइडिया हो जाएगा। अब कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा ईज़िली कि ये आपका एक प्लेन शो कर रहा है या प्लेन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है ना? तो पहले उसमें आप लोगों ने खाली पिक्सेल्स को बीच में डिफरेंशिएट किया, सेकंड वाले में उसमें आपने सेगमेंटेशन की और लास्ट हाई लेवल विज़न में आपने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, आपने रिकॉग्नाइज़ किया, ठीक है ना? अच्छा फिर अब हम लोग कलर थ्योरी के ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं। कलर अब ये बहुत बड़ा बहुत ही पुराना सवाल था कि हमारी आईज़ किस तरीके से कलर्स को परसीव करती हैं, ठीक है ना? और हम लोग कंप्यूटर के अंदर कलर्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, वही कलर्स जो कि हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं, ठीक है ना? अच्छा अब अगर देखा जाए तो कलर्स एक बहुत ही एक इल्यूशनिस्टिक कॉन्सेप्ट है। इल्यूशनिस्टिक कॉन्सेप्ट इस लिहाज से है कि व्हाट इज़ कलर मीन टू यू? हमारे लिए कलर्स क्या होते हैं कि हमारी अगर हम साइंटिफिक लेवल पे जाके इसको देखें तो हमारी आईज के अंदर मतलब ये वाला जो अगर मेरे सामने कोई रेड ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर सारी की सारी विजिबल लाइट फॉल कर रही होती है वो सारी लाइट को ऑब्जॉर्ब कर देता है और सिर्फ रेड कलर की लाइट को क्योंकि इट इज अ रेड ऑब्जेक्ट दिस इज हाउ आई परसीव अ रेड ऑब्जेक्ट कि उसके अंदर जो रेड कलर की लाइट होगी उसकी रेड की एक प्रॉपर अपनी वेवलेंथ होती है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है and that reflected light falls into our eyes and we perceive that object as red ठीक है ना तो अब आप देखें तो रेड का कोई उसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं क्योंकि ऑल ऑफ दैट लाइट हैज बीन रिफ्लेक्टेड तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेड है ठीक है ना तो अब यही वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है अब हमारे पास कंप्यूटर के अंदर हम लोग को ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप करनी है कि वो एक रेड हम लोग जिसको रेड देखते हैं जो कि असल में वो रेड है नहीं वो उसको जो है हमें रेड दिखाए ठीक है ना? और फिर दूसरी चीज़ एक और एक मेजर सवाल जो कि आप अक्सर आप लोग के ज़हन में होगा कि हम कंप्यूटर्स वर्क ऑन आरजीबी, ठीक है ना? रेड, ग्रीन, ब्लू और रेड, ग्रीन, ब्लू के ज़रिए वो सारे के सारे कलर्स रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल? हाउ कैन ऑल कलर्स बी फंडामेंटली मेड अप ऑफ दीज़ 3 कलर्स? ठीक है? तो अब हम लोग ये वाली इसके ऊपर आ जाते हैं। तो ये ट्राइकोमेट्रिक थ्योरी थी जो कि बहुत इसकी बेसिस वो थी जो हम लोग किंडरगार्टन में सीख रहे होते हैं। हम लोग को सिखाए जाते हैं कि 3 बेसिक कलर्स हैं, 3 प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ब्लू अच्छा हम लोग को येलो सिखाया जाता है, ठीक है ना? ग्रीन, ब्लू एंड येलो कंबाइन टुगेदर टू मेक ग्रीन। तो हम लोग को दिखाया जाता है कि ये 3 कलर्स से आप दुनिया के सारे कलर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना? तो दैट इज़ द ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी। अच्छा इस थ्योरी के पीछे अब साइंटिफिकली हमारी आइज़ की अंडरस्टैंडिंग क्या है? तो हम लोगों ने देखा है हमारी जो रेटिना होता है आईज का उसका जो फोवियल रीजन होता है यहाँ पे आप इस वाली इमेज में देखें फोवियल रीजन सबसे बैक का इमेज होता है हमारी असल में ये वाली जो इमेज होती है ना ये लेंस के जरिए जब वो यहाँ पे फोकस होती है और उसके बाद फिर एक इसका इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है हमारे फोवियल रीजन में ठीक है ना तो इस वाले रीजन के बेसिस पे हमारा ब्रेन परसीव करता है ये हमारा रेटिना है ये याद रखिए ये दिस इज नॉट अ ब्रेन ये अक्सर मतलब मैंने पहले ही प्रेजेंटेशन दिखाई थी तो कंफ्यूजन हुई थी थोड़ी सी कि ये रेटिना रीजन है और यहाँ पे जो है वो फिर हमारी किस तरीके से जो है ये इस वाले पे जो है ना 2 किस्म के सेल्स होते हैं। वी हैव रॉड्स व्हिच आर सेंसिटिव टू द लाइट इंटेंसिटी अगर यहाँ पे लाइट आ रही है तो कितनी इंटेंसिटी के साथ जो है ना फॉल कर रही है। कितने फोटॉन्स उसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अब जो हमारे फोटॉन्स जब फॉल करते हैं तो यहाँ पे एक थोड़ा-सा क्वांटम इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और उसके ज़रिए से जो है हम लोग परसीव करते हैं कि हमारी जो इंटेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ कोन सेल्स भी होते हैं। कोन सेल्स 3 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। ये देखिए अल्लाह ताला की किस्मत कैसी है कि हमारे पास एल, एम और एस कोन्स होती हैं और जो एल कोन्स होती हैं वो सेंसिटिव होती है रेड लाइट इंटेंसिटीज़ के। जो एम कौन-सी होती है वो ब्लू लाइट इंटेंसिटी के सेंसिटिव होती है और एस कौन ग्रीन लाइट इंटेंसिटी के लिए सेंसिटिव होती है। तो इस वाले मॉडल को ये जो हम लोगों ने न्यूरो साइंसेस और अपने जो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए जो हम लोगों ने ये वाला मॉडल को प्रोड्यूस किया था, इसके बेसिस पे हम लोगों ने आर, जी और बी की वैल्यूज़ के ज़रिए कंप्यूटर में विज़न प्रोड्यूस किया है। ठीक है? अच्छा इसके अलावा हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि हमारे जो डिजिटल कैमरास होते हैं वो यही आरजीबी कलर फिल्टर एरेज यूज करते हैं और जैसे मैंने आपको पिछले उसमें दिखाया था कि पिक्सेल्स के नीचे एक कलर फिल्टर लगा हुआ होता है और उन 3 किस्म के पिक्सेल्स आर जी और बी वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके एक पूरा एक कंबाइंड पिक्सल इफेक्ट फॉर्म करती है ठीक है ना अब हमारे पास 2 किस्म के इमेजेस होते हैं यहाँ पे आप कहीं देखेंगे
हमारे पास एक तो आरजीबी जो हमारे नॉर्मली कंप्यूटर में प्रोड्यूस होता है, और एक हमारा सियान, मैजेंटा और येलो कलर, ये हमारे उसमें प्रिंटर्स वगैरह में होता है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें एडिटिव मिक्सिंग और सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। हमारे पास जो सारे के सारे कलर्स हैं, अगर इन तीनों कलर्स की एब्सेंस हो, रेड भी नहीं हो, ग्रीन भी नहीं हो, ब्लू भी नहीं हो, तो हमारे पास आपका ब्लैक कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना? और जब सारे के सारे कलर्स को आप फुल इंटेंसिटीज के साथ आप ऐड कर लें, तो आपको व्हाइट कलर मिलता है। ठीक है ना? और इस तरीके से फिर आपके पास इनकी डिफरेंट क्या कहते हैं, डिफरेंट इंटेंसिटीज के साथ आप डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो कंप्यूटर्स और डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, जैसे हमारी एलसीडी स्क्रीन्स वगैरह, उसमें एडिटिव मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। और हमारे प्रिंटर्स के अंदर सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग का होता है। सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग मीन्स कि हमारे जो सारे कलर्स हैं, उनके ना होने से व्हाइट कलर बचता है, और उन सब कलर्स की इक्वल अमाउंट्स, इक्वल इंटेंसिटी से हमारे पास ब्लैक कलर आता है। ठीक है ना? और फिर इनकी डिफरेंट इंटेंसिटीज के बेसिस पे, मतलब आप जितना वो करेंगे, उसके आप डिफरेंट कलर्स का प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोग मतलब अपने डिजिटल सिस्टम्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर ये एक मंसल कलर सिस्टम, अब हमारे जितने कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो इसके ऊपर, इसके बेसिस के ऊपर डेवलप हुए हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 डिफरेंट कैटेगरीज़, मतलब मंसल एक बहुत बड़े रिसर्चर थे, जिन्होंने बहुत सारा काम किया है कंप्यूटर विज़न और कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऊपर। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे जितने भी कलर्स होते हैं, उनके 3 एलिमेंट्स होते हैं या 3 डायमेंशंस होती हैं। एक आप देख सकते हैं वैल्यू होती है, एक ह्यू होता है, और एक उन्होंने कहा था क्रोमा या फिर सैचुरेशन। ठीक है ना? तो एचएसवी वैल्यूज़ कहा जाता है, ह्यू, वैल्यू एंड सैचुरेशन। तो आपके जो वैल्यू होती है ना, वो सारे के सारे आपके मतलब 0 वैल्यू से स्टार्ट होता है, 255 पे एंड होता है, यहाँ पे दिखाया नहीं है। ठीक है ना? तो आपकी ह्यू और आपकी जो वैल्यू होती है, वो आपकी स्टार्ट होती है 0 से लेके 255, एट 0 इट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। यहाँ पे उसका स्केलेबल वर्ज़न बनाया हुआ है, जो कि 0 से लेके 10 के बीच में है। एक्चुअली 0 से लेके 25 टू 55 तक होता है। और यहाँ पे आपके फिर मतलब ब्लैक पे जो इंटेंसिटी होती है, वो 0 को रिप्रेज़ेंट कर दी है, 255 पे एब्सोल्यूट व्हाइट होता है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर हमारे ह्यूज़ होते हैं। ह्यूज़ में आपके आर, जी और बी के जो है डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है ना? और हमारे पास ऐसी जो उनकी फिर इन दोनों को मिला के, आपकी ह्यू और वैल्यू मिला के आप डिफरेंट सैचुरेशंस पे आते हैं। ठीक है ना? तो ये आपके जो है ना डिफरेंट सैचुरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल सिस्टम कलर्स का बनाया था, जिसके ऊपर सारे कंप्यूटर्स आजकल ऑपरेट करते हैं। और आपका जो कलर्स का हेक्स कोड होता है ना, वो भी इन 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? अच्छा, फिर व्हाट इज़ कंप्यूटर विज़न यूज्ड फॉर? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमारे पास टाइम अब थोड़ा-सा कम रह रहा है, मुझे जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा वाइंड अप करना पड़ेगा। कंप्यूटर विज़न अब हम लोग से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो किस टाइप के बना सकते हैं? तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो आप कोई क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ आपके पास कोई एक ग्रुप ऑफ इमेजेस हैं, जो कि आपने आपने एक ऑनलाइन शॉप बनाई है, ठीक है ना? आप जो है ना क्लोथिंग स्टोर है आपका, उसमें आपके शर्ट्स भी हैं, उसमें आपके स्कार्फ्स भी हैं, उसमें आपके शूज़ भी हैं। तो आप जो है कंप्यूटर विज़न के ज़रिए क्लासिफ़ाई करना चाहते हैं कि कौन से क्लोथ्स हैं, कौन से आपके जो है स्कार्फ्स हैं, कौन से आपके शूज़ हैं। तो वो इस किस्म का सॉफ्टवेयर जो है आप फिर क्लासिफ़िकेशन के लिए मतलब कंप्यूटर विज़न का जो है ना सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। फिर आइडेंटिफ़िकेशन, अब आपने क्लासिफ़ाई तो कर लिया, अब वो उसके बेसिस पे मतलब फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके अब कंप्यूटर जो है सेपरेट तो कर देगा, लेकिन कंप्यूटर को उनके नाम कौन बताएगा कि दिस रिप्रेजेंट्स अ ड्रेस या दिस रिप्रेजेंट्स अ स्कार्फ और दिस रिप्रेजेंट्स अ शू। तो दैट कम्स अंडर आइडेंटिफ़िकेशन। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा फिर वेरिफ़िकेशन, अगर वो वही बात है, आपने जैसे इंस्पेक्शन सिस्टम्स होते हैं, अगर आपके जो ना है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर सारा पूरा का पूरा जो ना आपका ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, उसकी साइज़, उसकी डायमेंशंस, उसका वेट, उसकी जो है टेक्सचर, सब चीज़ें फॉल कर रही हैं, तो आप वेरीफाई कर देते हैं कि जो है ना ये क्वालिटी एश्योर्ड है, और आप फिर इसको आगे प्रोसीड करवा सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में।
फिर डिटेक्शन, अगर कहीं आपके ऑब्जेक्ट में डिफेक्ट आया है तो आपने वो वाला एरिया जो है ना आइडेंटिफाई, उस एरिया को डिटेक्ट करना है। सो दिस कम्स अंडर डिटेक्शन। फिर सेगमेंटेशन के बारे में मैंने काफ़ी बात कर दी है। आप जो है ना पूरे के पूरे इमेजेस को जो है सेपरेट करते हैं, मतलब यूज़फुल ऑब्जेक्ट्स को आप सेपरेट करते हैं उनके अंडरलाइंग बैकग्राउंड से। ठीक है? अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग की आती है रिकॉग्निशन। ठीक है? रिकॉग्निशन इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि रिकॉग्निशन में हम लोग, आइडेंटिफिकेशन में तो आपने सिर्फ़ एक टैग दे दिया, ठीक है ना? रिकॉग्निशन में आपने कंप्यूटर को एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि ये वाला ऑब्जेक्ट ये है, और इस वाले ऑब्जेक्ट के फिर ये वाले, मतलब जैसे चेयर है तो कंप्यूटर की ये भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये चेयर जो इसका पर्पस होता है, इसका फंक्शन होता है कि इस पे लोग बैठें। ठीक है? आपने जो है ना, अगर आपके पास क्लोथ्स हैं, तो आपके इसका फंक्शन ये होता है कि लोग जो है ना इसको अपने मतलब वेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके शूज़ हैं वो फुटवियर में आते हैं। तो आपने खाली सिर्फ़ एक टैग नहीं दे दिया, मतलब एक मीनिंगलेस टैग नहीं दे दिया। आपने कंप्यूटर के अंदर ये पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है कि ये ऑब्जेक्ट इसका क्या नाम है और ये किस फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है? फिर मोशन एनालिसिस के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। एक तो ईगो मोशन, ट्रैकिंग और ऑप्टिकल फ्लो। ईगो मोशन का मतलब होता है कि एक रिजिड ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव कर रहा है, उसकी कितनी ट्रांसलेशन हो रही है, कितनी उसमें रोटेशन हो रही है। एक पूरे ऑब्जेक्ट को रिजिडली एनालाइज़ कर रहे होते हैं हम लोग। ठीक है ना? कि अगर जैसे सपोज़ मेरे पास एक जो है जैसे क्रिकेट स्टेडियम में एक बॉल मूव हो रही है, ठीक है ना? किसी बैट्समैन ने बॉल हिट की है और वो मूव हो रही है, तो हम लोग उस बॉल को एनालाइज़ कर रहे होते हैं कि वो कितनी स्पिन, उसके अंदर स्पिन कितना है, उसकी स्पीड कितनी है, तो ये सारा ईगो मोशन के अंदर आ जाता है। ट्रैकिंग होती है कि आपकी ऑब्जेक्ट किस पोज़ीशन पे, उसकी रिलेटिव पोज़ीशन किस तरीके से चेंज हो रही है, ठीक है? ऑप्टिकल फ्लो में आता है कि आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है ना? एक ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसके रिस्पेक्टिवली किस तरीके से मूव कर रहा है। या आपका दोनों ऑब्जेक्ट्स मूविंग है, तो वो दोनों किस रिस्पेक्ट से जो है ना एक-दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं। सो दैट कम्स इन। अच्छा, ऑप्टिकल फ्लो को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग को एक सीक्वेंस ऑफ इमेजेस चाहिए होते हैं, ठीक है ना? तो अब हम लोग अगर इवन आपका मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि और आपका जो है ना बैकग्राउंड मूव हो रहा है, तो इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक सीक्वेंस ऑफ इमेजेस चाहिए होंगे। आप एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट से इमेज से बिल्कुल काम नहीं कर सकते। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा फिर अगर आपको अपना एक कंप्यूटर विज़न बेस्ड सिस्टम डेवलप करना है, तो आपको क्या-क्या चाहिए होगा? आपको पावर सोर्सेज़ की ज़रूरत होती है, आपको कैमराज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कैमराज़ की भी बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं, मुझे स्लाइड में से कट डाउन करना पड़ा था, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। आपके पास डिजिटल इमेज कैमराज़ होते हैं, आपके पास एनालॉग कैमराज़ होते हैं, आपके पास स्टीरियो विज़न के कैमराज़ होते हैं, और भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। अगर आप जो है ना नेट पे सर्च करें इमेज एक्विजिशन डिवाइसेज़, तो आप लोगों को पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? इसके अलावा फिर प्रोसेसर होता है, जैसे आपका रास्पबेरी पाई हो गया, आपके कोई और किस्म का प्रोसेसर आप लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें आपके जीपीयूज़ हो जाएँगे, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, आपके अब जो है ना वीडीयूज़ भी आ गए हैं, विजुअल डिटेक्शन डिवाइसेज़, तो ये सारे आपके प्रोसेसर्स में आ जाते हैं। फिर आपके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपको सेंसर और कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो आपको एक प्रोटोकॉल चाहिए होगा, I2C, यूएसबी, आपको किसी और किस्म का जो है ना आपको प्रोटोकॉल चाहिए होगा। तो ये सब आपको जो है ना चाहिए होते हैं, और फिर आपके प्रोसेसर से जो आपका जो हार्डवेयर है उसको किस तरीके से आप कमांड्स भेजने हैं, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की ज़रूरत होती है। फिर एक आपको कॉन्फ़िगरेबल सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसपे आप उसकी प्रोग्रामिंग करें, जिसपे आप उसको एनालाइज़ करें, उसके इफ़ेक्ट्स को डिफरेंट चेंज करके देख सकें। ठीक है? अच्छा, फिर हमारे पास 5 ओ क्लॉक हो चुके हैं और मुझे मैटलैब वाला पार्ट करवाना था। तो मैं देखती हूँ, फिर हम लोग इसको मैनेज करते हैं। एप्लीकेशंस थोड़ी-सी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या आपके डिफरेंट कंप्यूटर विज़न की एक तो इंडस्ट्रीज़ में मैंने आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस का बताया था कि आपके जैसे फॉल्ट डिटेक्शन और इसके लिए जो है ना यूज़ होता है। और इसके अलावा आपके हमारे पास मेडिकल इमेजिंग, जैसे ब्रेन इमेजिंग, आपके क्या एमआरआई स्कैन्स हो गए और वो सब हो गए, तो यहाँ पे मेडिकल इमेजिंग के लिए यूज़ होता है। फिर ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स, इसके बारे में आप लोगों को बहुत पता होगा। सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब जो सबसे फेमस गेम हुआ था वो आपका पोकेमॉन गो था, एंड इट वर्क्ड ऑन ऑगमेंटेड रियलिटी। सो दैट वाज़ आल्सो बेस्ड ऑन कंप्यूटर विज़न। फिर हमारे ऑटोनोमस व्हीकल्स होते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स आर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन कंप्यूटर विज़न, क्योंकि आपकी जो सीन्स होती हैं उनको रियल टाइम में एनालाइज़ कर रहे होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपके जो है ना जो लाइट हमारे जो होम एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम है, तो उसमें वो एनालाइज़ कर रहे होते हैं कि आपकी अभी लाइटिंग जो है ना कितनी ज़्यादा है। अभी लाइट्स जली हुई हैं, अभी ऑन है, अभी ऑफ है, आप अभी
मतलब यहाँ पे अभी मोशन हो रहा है घर में, मतलब लोग जागे हुए हैं या फिर लोग अभी सो रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रही घर में, तो उसके बेसिस के ऊपर जो हम एनालाइज करते हैं। फिर विजन फॉर डिसेबल्ड पीपल, जो लोग जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए जो है सिस्टम्स ऐसे डेवलप कर। ठीक है, थैंक यू अब्दुल रहमान फिर अनम्यूट करने के लिए। अच्छा, तो फिर जो ना ऐसे सिस्टम्स आप डेवलप करते हैं जो कि डिसेबल्ड लोगों के लिए हों। फिर एस्ट्रोनॉमी, आप जो ना स्टार्स की मूवमेंट या फिर प्लैनेट्स के मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए आपके यहाँ पे कंप्यूटर विजन सिस्टम्स यूज करते हैं। अब तो हमारे स्मार्ट टेलीस्कोप्स आ चुके हैं, ठीक है ना। फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, अगर आप जो ना एक क्या नाम है, आप अब एक पिक्चर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट की और उसको जो है आप किसी सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं, तो वो उसमें से सारा का सारा टेक्स्ट जो है आपको वर्ड के फॉर्म में मतलब बता देता है, या फिर आपके जो ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि रीड करना शुरू कर देते हैं उस टेक्स्ट को। सो दैट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। वो जो है उस पिक्चर फॉर्म में से उन वर्ड्स को, उस टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसकी बेसिस पे फिर वो जो ना आपको पढ़ पढ़ के सुना रहे होते हैं। सर्वेलेंस, ये सिक्योरिटी के लिए जो ना इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फिर बायोमेट्रिक्स में होता है, आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपके जो आइरिस स्कैनिंग होती है और भी किस्म के जितने बायोमेट्रिक सिस्टम्स होते हैं, वो सारे कंप्यूटर विजन के ऊपर बेस्ड होते हैं। फिर आपके यूएवीज हैं, जो ड्रोन्स वगैरह काम कर रहे होते हैं, उनकी सारी की सारी एप्लीकेशंस हेवीली बेस्ड हैं कंप्यूटर विजन के ऊपर। मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जो आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप देखें तो जो अगर अभी न्यूज़ चैनल्स में भी आप देखें तो उन्होंने उनके आपने देखे किस किस्म की ग्राफिक्स होती हैं, ऐसा लग रहा होता है कि वो होती है प्रेजेंटेशनल ग्राफिक्स है, लेकिन वो ऐसा लग रहा होता है कि वो रियल लाइफ रियल टाइम है। तो वो सारी की सारी कंप्यूटर विजन बेस्ड एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। फिर हमारे पास नेविगेशन है, ऑटोमेटेड सुपरमार्केट्स, फोरेंसिक्स, जो क्राइम के जो ना क्राइम सीन्स की एनालिसिस और जो ना क्रिमिनल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी प्रेजेंटेशन हमारी एंड होती है। हमारे पास टाइम बचा नहीं है कि हम मैटलैब वाला काम कर सकें, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ, यहाँ पे हमारे 5:04 इस वक्त मीटिंग हमें एंड करनी है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से हम लोग, क्योंकि ताकि हमारा एजेंडा पूरा हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप मैटलैब के अंदर We have इमेजेस को कैसे only रीड कर 10 सकते हैं। minutes. ओके, ऑन दी विल मैनेज दिस विद इन 10 मिनट्स, ठीक है ना। अब सपोज मैंने कोई एक इमेज बनाया, एक मैंने वेरिएबल बना दिया ए, इसके अंदर मुझे कोई एक इमेज स्टोर करवाना है, तो मैं आई एम रीड करूंगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी ऑन की है, इसमें मेरे पास कुछ इमेजेस हैं सिंपल। अब मैं यहाँ पे जो है करती हूँ सपोज apples.jpg, ठीक है, तो उसमें करना है, ठीक है, इसको मैंने कर लिया रीड। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे ए का वेरिएबल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं इसको बल्कि ए को ना शो कर देती हूँ, ये देखिए, ये हमारा 5 इंटू 8 38, और ये यहाँ पे इंटू 3 नजर आ रहा है आपको, तो ये 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, मतलब ये कलर्ड इमेज है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे ए को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाऊं, तो जाहिर सी बात है अच्छा खासा बड़ा मैट्रिक्स है इसका, ठीक है ना, और वो 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। हमारे पास मतलब आर का अलग है, जी का अलग है और बी का अलग है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इसकी इंटेंसिटीज भी अगर आप देखेंगे तो ये सारी की सारी 0 से लेकर 2 5 के बीच में होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग उसको क्रॉप करना सीखते हैं, ठीक है ना। मैं इस वाले पार्ट को मैं सपोज एक क्रॉप इमेज बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्रॉप करूंगी और मैं ए को क्रॉप करूंगी, सपोज मैं इसका पार्ट निकालना चाहती हूँ। अच्छा, पहले सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये इमेज कौन सा है। आई एम शो, हमारे पास ए, ये देखिए ये ऐसे एप्पल्स का इमेज है, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉप करूंगी, ठीक है ना। तो मैं क्रॉप इमेज, क्रॉप का वेरिएबल बना रही हूँ, उसके अंदर ए को मुझे क्रॉप करना है। तो और मैं सपोज एक पर्टिकुलर पोर्शन एक्सट्रैक्ट करना चाहती हूँ, 32 रो से लेके 101 रो तक, और 87 कॉलम से लेके 175 कॉलम तक, ठीक है ना। और मैं सिर्फ इसका, चले अभी फिलहाल ये पूरा कुछ सही कर लेते हैं, ठीक है ना, इतना निकाला और फिर मैंने कर दिया आई एम शो
ठीक है, तो आपके पास क्रॉप्ड इमेज नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये आपने उसी इमेज को क्रॉप कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर ये आप लोगों को नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल से नहीं नज़र आ रहा। दोबारा स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी ये भी शो करने के लिए। ये देखिए, अब नज़र आ रहा होगा। ये क्रॉप किया हुआ है मैंने इमेज, ठीक है ना। और अगर मैं करूँ, हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है एक इंडिविजुअली स्क्रीन शो करवाना। अच्छा, आई एम शो ए, ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पर्टिकुलर कलर प्रिंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। सपोज इसमें से मुझे एनालाइज करना है कि मेरा रेड वाले रीजन को सेपरेट करना है, तो मैं रेड कलर वाला रीजन एक्सट्रैक्ट करूंगी। तो मैं रेड का वेरिएबल बनाती हूँ और उसमें मैंने कह दिया कि मुझे ए के पूरा का पूरा सारे रोज चाहिए, सारे कॉलम्स चाहिए और फर्स्ट कलर प्लेन एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया। फिर आई एम शो रेड। अब देखिए, ये वाला कोड भी शायद आप लोगों को नजर नहीं आया है। ये कोड लिखा है मैंने, ये वाला, इसमें रेड का वेरिएबल बनाया है, सारे रोज, सारे कॉलम्स और फर्स्ट कलर प्लेन, ठीक है ना। तो अब ये रेड में एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब मैं इसका शो करके मैं ये दिखाती हूँ स्क्रीन, बस ये देखिए, जितने भी इसके रेड रीजन्स थे। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे हमारी काफी इंटेंसिटीज वो वाली ऐसी हुई हैं जहाँ पे हमारी हाई इंटेंसिटी रीजन्स को व्हाइट से शो कर किया हुआ है यहाँ पे, और जो हमारे दूसरे जो जहाँ जो रेड इंटेंसिटीज नहीं है वो हम लोगों ने सारी की सारी इसमें मतलब यहाँ पे शो हुई है, डार्क रीजन से शो हुई है। तो हम लोग लाइट रीजन को सेगमेंट करेंगे, डार्क रीजन को हटा देंगे। अच्छा, अब मैं इसमें से ग्रीन वाला पोर्शन सारा हटाना चाहती हूँ, वापस कोड की तरफ आ जाइए। ग्रीन वाला पार्ट हटाना चाहती हूँ, तो मैं एनहांस करूंगी, इसमें से जो ग्रीन वाला कलर प्लेन है उसको रिमूव कर दूंगी। तो फिर मैं कर दूंगी नो ग्रीन। नो ग्रीन का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने ए वाले इमेज में से सारे के सारे रोज, सारे कॉलम्स और आर जी तो सेकंड कलर प्लेन, उसको मैंने जो है ना पहले एक तो ये स्टोर करवाया। फिर नो ग्रीन में से इज इक्वल टू नो ग्रीन। पहले एक चीज करती हूँ मैं, ठीक है ना। नो ग्रीन हमारे पास सारे रोज, सारे कॉलम्स, सेकंड कलर प्लेन, ये हमारा 0 हो गया। एक सेकंड, दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है। बनाया नो ग्रीन का वेरिएबल इज इक्वल टू ए, सारे रोज, ये गलती कर रही थी मैं, आई एम रीड ए, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपने जो ना ये किया नो ग्रीन, इसके सारे रोज, सारे कॉलम्स, सेकंड कलर प्लेन इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर आपने आई एम शो, इसमें से फिर मैंने इसका रेड कलर प्लेन एक्सट्रैक्ट किया, रेड इज इक्वल टू आई एम मतलब नो ग्रीन, सारे रोज, सारे कॉलम्स, सारी फर्स्ट कलर प्लेन, ठीक है। और फिर आई एम शो रेड। अब देखिए, शेयर, ठीक है। तो अब हमारे जो रेड वाले रीजन है, हाँ, मुझे पिछले वाले इमेज के साथ कंपेयर करवाना चाहिए था, लेकिन बाकी जो रीजन है वो काफी लाइट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसमें से ग्रीन वाला पोर्शन निकल चुका, सही है ना। तो इस तरीके से जो ना आप इमेजेस को एनहांस भी कर सकते हैं। मैं जो रेड वाली इंटेंसिटी उसको कम भी कर सकती हूँ। मैं जो ना रेड की इंटेंसिटीज, मतलब रेड वाला जो मेरा मैट्रिक्स है उसमें से मैं रेड इज इक्वल टू रेड माइनस
सपोज मैंने 40 कर दिया, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा, हाँ 40 कर देती हूँ फिलहाल, ठीक है ना। आप लोग देखिए इसकी इंटेंसिटी वेरी कर दूंगी मैं। आई एम शो रेड, आपको कोड तो नजर आया नहीं है, ये देखिए मैंने 40 माइनस कर दिया इसमें से, ठीक है ना। इसका आउटपुट किस तरीके का है, देखिए डार्क हो गया पहले से। फिर शेयर करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले जो इमेज था वो लाइट था, अब इसको डार्क कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको 100 करती तो ये और मजीद डार्क हो जाता। तो ये सारी प्री प्रोसेसिंग टास्क जो है आप इससे अकॉम्प्लिश करें। अच्छा, अब मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें करवानी थी, इसके फिल्टर्स वगैरह लगाने थे। एक फिल्टर मैं लगाना सिखा देती हूँ आप लोगों को, एवरेजिंग फिल्टर, ठीक है ना। मैंने एक्सक्यूज मी सपोज भैया, एक इमेज बनाया आई, ये कितना टाइम एक्सक्यूज है? मी, जी जी आई थिंक हमें एक और जी सेशन रख लेना अब्दुलरहमान। चाहिए, क्वेश्चन आंसरिंग हो जाएगी और आप ये भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, सही है। हम लोग, हाँ मैटलैब का वैसे एक और सेशन तो रखना था, लेकिन मैं फिर भी बेसिक चीजें इसमें कवर करना चाह रही थी, तो अभी पॉसिबल नहीं है। कितने मैं मिनट्स रहते दोबारा हैं? लिंक, सेम लिंक 10 है, मिनट से एक भी मिनट, कम, ठीक है। 1 मिनट रहते हैं। नहीं फिर काफी लंबा हो जाएगा, अभी 1 मिनट होता है। इसको एक काम करते हैं, बस मैं लास्ट एक चीज गैमा करेक्शन शो कर देती हूँ, उसके बाद फिर इसको एंड कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग मैटलैब का एक बिल्कुल अलग से एक सेमिनार रख लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है। अच्छा, गैमा करेक्शन की बस देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होती है, ठीक है। अच्छा, गैमा करेक्शन के लिए मैंने इमेज रीड किया, सपोज मैं करती हूँ यहाँ पे कॉइन्स, coins.png, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अब सबसे पहले जो है ना इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो ये वाला मैंने यूज किया, ठीक है। इसमें एक्स और अच्छा, मैपिंग जो हम कर रहे हैं ना वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग को गैमा करेक्शन के लिए वैल्यू 0 से लेकर 255 तक नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं।